हेलो। गुड आफ्टरनून बच्चों। आपको मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम पार्ट 1 पढ़ाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें स्टेशनरी सिस्टम के एनालिसिस करेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, फ्री बॉडी डायग्राम्स होंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट। एनालिसिस ऑफ स्टेशनरी सिस्टम्स। So first we will discuss about free body diagram. So what is meaning of free body diagram? A diagram representing various forces acting on a body or a system along with their proper directions is called free body diagram. इसका मीनिंग ये हुआ, एक ऐसा डायग्राम जिसमें सिस्टम होगा या बॉडी होगी और उस पर सारे एक्सटर्नल फोर्सेस दिखाए गए होंगे विथ प्रॉपर डायरेक्शन, उसको हम लोग कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो सिस्टम के एनालिसिस करते वक्त उसकी हमें ज़रूरत होगी और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल्स ले रहा हूँ। जैसे ये है फर्स्ट एग्जांपल। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द टेंशन एट ए एंड बी फॉर द स्ट्रिंग। इस डायग्राम में एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, सीलिंग से सस्पेंडेड है और उससे एक ब्लॉक हैंग कर रहा है। जो स्ट्रिंग है वो मासलेस नहीं है, हैवी स्ट्रिंग है, उसका खुद का मास एमएस गिवन है। आपसे पूछा है टेंशन एट ए एंड टेंशन एट बी। तो इसके लिए मुझे इस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। इस सिस्टम में देखो 3 पार्ट्स हुए, एक सीलिंग हुआ, एक स्ट्रिंग हुई, एक ब्लॉक हुआ। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है देखिए। सबसे पहले मैं ब्लॉक से स्टार्ट करता हूँ। ये रेड कलर से एक बाउंड्री बनाई गई, इसको कहते हैं सिस्टम बाउंड्री। ये मैंने जो सिस्टम डिफाइन किया है उसके अंदर सिर्फ एक ब्लॉक है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग बाहर है। और फिर दूसरी सिस्टम बाउंड्री शोन बाय रेड कलर। इस सिस्टम बाउंड्री के अंदर पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, ब्लॉक भी आउटसाइड है और सीलिंग भी आउटसाइड है। और यहाँ पे सीलिंग दिखाया हूँ, सीलिंग को सिस्टम से बाहर रखा हूँ। अब इसमें इस ब्लॉक पे एक्ट करने वाले सारे रियल एक्सटर्नल फोर्सेस दिखाए जाएंगे। यहाँ पे फ्रिक्शन को हम लोग 0 एज्यूम करके चलेंगे। तो इसके सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर अर्थ का एक डाउनवर्ड पुल होगा, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ। और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है वो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे करता है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वही बॉडी का वेट होता है, लिखते हैं mg। फिर क्या हुआ, इस ब्लॉक का यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे कांटेक्ट था। स्ट्रिंग का ये लोएस्ट पॉइंट इस पॉइंट को टच कर रहा था। तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट इंटरैक्शन फोर्स होगा, वैक्सन रिएक्शन कहलाता है, गवर्न बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ऑब्वियसली आप सोच सकते हो कि स्ट्रिंग का लोएस्ट पॉइंट ब्लॉक के इस अपर मोस्ट पॉइंट पर अपर डायरेक्शन में टेंशन फोर्स अप्लाई करेगा इक्वल टू TA। स्ट्रिंग इसको पुल करेगी तभी तो ये सस्पेंशन में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। स्ट्रिंग ऑब्वियसली पुल करेगी क्योंकि वेट तो डाउनवर्ड ही होता है, अर्थ तो नीचे होती है, इसका डायरेक्शन तो नहीं चेंज हो सकता। तो स्ट्रिंग का जो टेंशन फोर्स होगा TA वो अपवर्ड आएगा। फिर अगर इसको एक्शन फोर्स मानते हो तो स्ट्रिंग पर ये ब्लॉक रिएक्शन फोर्स लगाएगा। तुम मुझसे पूछ सकते हो कि इन दोनों में एक्शन कौन है, रिएक्शन कौन है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्शन रिएक्शन डिफाइन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं और सामल्टेनियसली अप्लाई होते हैं।
ऐसा नहीं है कि ये पहले आया ये बाद में आया, ये दोनों फोर्स पेयर में एक साथ डेवलप होते हैं, इसलिए एक्शन और रिएक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं हो सकता। लोअर क्लासेस के बुक्स में कुछ एक्शन रिएक्शन बताने की कोशिश करी जाती है, बट वो रॉन्ग मेथड है। हमारी डेली लाइफ में एक्शन वो होता है जो पहले होता है, रिएक्शन वो होता है जो थोड़े टाइम के बाद होता है। अगर वैसे देखा जाए तो ये जो पेयर ऑफ फोर्सेस हैं टी ए एंड टी ए, ये आगे पीछे नहीं होते, ये साइमल्टेनियसली डेवलप होते हैं एंड इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो इसमें किसी एक को एक्शन किसी दूसरे को रिएक्शन आप कर सकते हो, बट कंफर्म आप नहीं हो कि ये एक्शन होगा कि ये एक्शन होगा, आपको जो मर्जी मान लो, लेकिन डायरेक्शन आप रियलाइज करो। स्टिंग इसको टेंशन अपवर्ड लगाएगी और ब्लॉक उतना ही टेंशन फोर्स इस लोएस्ट पॉइंट पे डाउनवर्ड लगाएगा। और एक्शन रिएक्शन पेयर जो फोर्सेस होते हैं वो एक ही बॉडी पे नहीं लगता। अगर एक पे एक्शन लगता है तो दूसरे पे रिएक्शन लगता है, सेम बॉडी पे दोनों फोर्स नहीं लगते। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन, एक्शन रिएक्शन एक ही बॉडी पे दिखा देते हैं, फिर वो दोनों फोर्स कैंसिल हो जाते हैं, फिर वो बच्चे लाचार हो जाते हैं, सर अब क्या करें। तो ये वाला टी ए ब्लॉक पे लगा है और स्ट्रिंग ने लगाया है, और ये वाला टी ए स्ट्रिंग पे लगा है और इस फोर्स को ब्लॉक ने लगाया है डाउनवर्ड। एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ दे आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, तो इक्वल एंड अपोजिट दिखाना होगा। अब इस सिस्टम पे आते हैं। इस सिस्टम बाउंड्री के अंदर सिर्फ एक स्ट्रिंग है, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, तो इसका एक सेंटर ऑफ मास होगा मिड पॉइंट, और उस सेंटर ऑफ मास पे स्ट्रिंग का वेट डाउनवर्ड होगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, किसने अप्लाई किया? अर्थ ने अप्लाई किया। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड ही होता है, क्योंकि अर्थ हर एक बॉडी को अपने सेंटर की तरफ पुल करती है, तो ये तो डाउनवर्ड ही होगा। फिर स्ट्रिंग का ये जो अपर मोस्ट पॉइंट है उसका कांटेक्ट सीलिंग के साथ था। जब कांटेक्ट था तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स आएगा, एंड ऑब्वियसली वो कांटेक्ट फोर्स यहाँ टेंशन बोला जाएगा। तो जो सीलिंग है वह स्ट्रिंग को अपनी तरफ पुल करती है, खींचती है, सीलिंग अपनी तरफ पुल करती है, और वो जो टेंशन फोर्स होगा उसको टी बी लिखा जाएगा। इस पॉइंट को बी बोला गया तो ये टी बी हो गया। और फिर एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ स्ट्रिंग का अपर मोस्ट पॉइंट सीलिंग पर सेम फोर्स किधर अप्लाई करेगा? डाउनवर्ड अप्लाई करेगा। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, ये दोनों सेम बॉडी पे नहीं होना चाहिए। ये स्ट्रिंग पे है और ये सीलिंग पे है। अब क्या है कि तुम एक ऑब्जर्वर बन के ग्राउंड पे खड़े हो जाओ। जब ग्राउंड पे खड़े हो जाओगे तो तुमको ये ब्लॉक स्टेशनरी दिखाई देगा, आई मीन इक्विलिब्रियम में दिखाई देगा। ये स्ट्रिंग तुमको स्टेशनरी दिखाई देगी इक्विलिब्रियम में। तो तुम इक्वेशन कैसे बनाओगे? अगर कोई सिस्टम स्टेशनरी है तो उस पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगाओगे। थ्योरी पढ़े हो कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो उस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। तो नेट फोर्स जीरो का इसका इक्वेशन फॉर्म करोगे, और नेट फोर्स जीरो इसका इक्वेशन फॉर्म करोगे। और यही डायग्राम जो मैंने बनाया है सिस्टम बाउंड्री दिखाकर, इसी को हम लोग कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम यही कहलाता है। अब देखो इक्वेशन कैसे बनेगा। सिंस द सिस्टम इज एट रेस्ट हैंस सिग्मा एफ वाई जीरो, मैंने वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान लिया है, तो रिजल्टेंट फोर्स एलॉन्ग वाई एक्सिस को शॉर्ट में लिखते हो सिग्मा एफ वाई, इट शुड बी जीरो एज पर द एफ बी डी ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक। एज पर द एफ बी डी ऑफ हैंगिंग ब्लॉक सिग्मा एफ वाई जीरो। इसमें एक साइन कन्वेंशन बनाना होता है। मैंने अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव डिफाइन कर लिया, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये वन डायमेंशनल वेक्टर कहलाते हैं, क्योंकि ये सारे वेक्टर एक स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होते हैं। तो इसमें वेक्टर्स पैरो लगाना जरूरी नहीं है, तो प्लस और माइनस साइन कन्वेंशन से काम चलाती है। तो इसको प्लस में लिखा जाएगा और इसको माइनस में, दो ही फोर्स लग रहे हैं ब्लॉक पे। तो सिग्मा एफ वाई में लिखोगे प्लस टी ए माइनस एम जी इक्वल्स जीरो, इम्प्लाइज टी ए इक्वल्स एम जी। तो टी ए की वैल्यू तो सॉल्व हो गई, टी ए इक्वल्स एम जी। अब टी बी कैसे निकलेगा?
as per the free body diagram of a string. Again sigma f was 0 because string is also in equilibrium. तब आप स्ट्रिंग का FBD देखो क्या क्या लग रहा है। स्ट्रिंग पर TB अपवर्ड है, MSG डाउनवर्ड है, TA डाउनवर्ड है। 3 फोर्सेज स्ट्रिंग पे बाहर से लग रहे हैं। These are external forces. Why these are external forces? Because the agency applying the force is situated outside the system boundary. जिस एजेंसी ने इन फोर्सेस को लगाया वो सिस्टम बाउंड्री के बाहर है, इसलिए इनको एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। FBD में सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स दिखाते हैं, इंटरनल नहीं दिखाते। ये न्यूटन्स लॉ का प्रोविजन है। तो TA फोर्स ब्लॉक ने लगाया, ब्लॉक इस बाउंड्री के बाहर है। TB फोर्स सीलिंग ने लगाया और सीलिंग इस बाउंड्री के बाहर है। MSG फोर्स अर्थ ने लगाया, अर्थ नीचे है, वो भी इस बाउंड्री के बाहर है। तीनों फोर्स को लगाने वाले जो एजेंट हैं वो बाउंड्री के बाहर है, इसलिए इन फोर्सेस को क्या माना जाएगा? एक्सटर्नल एंड रियल। सवाल ये कि ये फोर्सेस रियल क्यों हुए? ये रियल इसलिए हुए क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर लॉ से गवर्न होते हैं। उसका आंसर मिलना चाहिए। अगर आंसर नहीं मिलता है इसका मतलब आपने FBD गलत बनाया है। जैसे मैं चेक करता हूँ, TB, why TB is real? Because TB is governed by Newton's third law. Why MSG is real? Because MSG is governed by Newton's law of gravitation. Why TA is real? Because TA is governed by Newton's third law. So these forces are governed by certain established laws of physics. Therefore, these forces are real and external obvious because the agency applying these forces are situated outside of the boundary. So we are going to make equation using Newton's first law. You must say sigma Fy is 0. Again make a sign convention, upward direction positive, downward direction negative. It should be plus TB minus TA minus MSG equals 0. Look here. Plus TB minus TA minus MSG equals 0. Then TB equals TA plus MSG. And we have already found out the value of TA equals mg. Substitute the value of TA equals mg and mg plus msg. Now z is taken common and this is answer for TB. So TB is done and TA is done. Now you should compare these two forces. Obviously TB is greater than TA. Look, TB is greater than TA and the difference between two is MSG. इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जैसे जैसे हम लोग के सिस्टम में बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं टेंशन बढ़ता जाता है। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन मिनिमम होता है और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होता है और वो इसके वेट की वजह से ऐसा हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन में स्ट्रिंग को मासलेस लिखता है, वैसे मासलेस पॉसिबल नहीं है। मासलेस का मतलब लाइट वेट होता है। इसके मास को अगर इग्नोर किया जाए तो क्या रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा सोचो। अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि ms इज वेरी मच लेस देन m, सो एज कंपेयर टू m इट कैन बी टेकन एज 0। अगर इसको 0 मान लिया जाए तो क्या बचेगा? ओनली mg। TB इक्वल्स mg, TA इक्वल्स mg मीन्स वॉट? TB इक्वल्स TA। क्या पता चलता है कि अगर किसी क्वेश्चन में स्ट्रिंग मासलेस होएगी, लाइट होएगी, तो बॉटम टू टॉप टेंशन यूनिफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी अभी प्रूफ करके दिखाया TA इक्वल्स TB। सो एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस स्ट्रिंग टेंशन विल बी यूनिफॉर्म if the string is
मासलेस। लेकिन जब सिस्टम बाउंड्री बनाओगे जैसे मैंने बनाया है, तो एक्सटर्नल टेंशन फोर्स को हमेशा आउटवर्ड दिखाते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पर टेंशन फोर्स आउटवर्ड, देखो ये आउटवर्ड है बाहर की तरफ, ये भी आउटवर्ड है बाहर की तरफ। किसी भी एफबीडी में टेंशन फोर्स सिस्टम बाउंड्री पर ऑलवेज आउटवर्ड एंड टेंजेंशियल दिखाते हैं। ये जो पॉइंट ऑन द बाउंड्री है उस पॉइंट पर टेंजेंशियल दिखाते हैं और आउटवर्ड दिखाते हैं। तो मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन टॉप टू बॉटम क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इंटरेक्शन फोर्सेस F1, F2 एंड F3। F1, F2 एंड F3। इस फिगर में एक टेबल है, फिक्स टेबल। उस पर एक 10 kg ब्लॉक रखा है, उसके ऊपर 6 kg ब्लॉक और सबसे ऊपर 2 kg ब्लॉक। हर एक दो ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट हुआ है। जहाँ कांटेक्ट होगा वहाँ इंटरेक्शन फोर्स होगा, आई मीन एक्शन रिएक्शन पेयर governed by Newton's third law. Say this is F3. So F3 is interaction force between 2 kg and 6 kg. Similarly, F2 is interaction force between 6 kg and 10 kg. And F1 is interaction force between 10 kg and table. तो इंटरेक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये मुझे फाइंड करना है। फिर मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा इन तीनों का अलग अलग। टेबल को बाहर कर दूंगा, देखो कैसे बनेगा। टेक जी इक्वल्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। सी द एफबीडी ऑफ ईच ब्लॉक शोन बिलो। शुरुआत यहां से करो टेबल से। तुम रियलाइज करो कि ये जो 10 kg ब्लॉक था, जी को 10 लेने पर इसका वेट mg की वैल्यू 100 न्यूटन आएगा। ये वेट है mg 100 न्यूटन। तुम सोच सकते हो कि ये टेबल को ये जो ब्लॉक था ये दबाएगा, अपने वेट से दबाएगा। इसको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। ये गवर्न बाय न्यूटन थर्ड लॉ होता है। इसका बॉटम इसके टॉप पे डाउनवर्ड प्रेसिंग फोर्स F1 अप्लाई करेगा एंड इट्स अ कांटेक्ट फोर्स गवर्न बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर तुम इसको एक्शन मानते हो तो फिर ये रिएक्शन हुआ। टेबल टॉप ने इस ब्लॉक के बॉटम पे सेम फोर्स किधर लगाया, अपवर्ड लगाया। मैंने बार बार बोला है कि एक्शन रिएक्शन एक ही बॉडी पे नहीं होता, दोनों अलग अलग बॉडीज पे होता है जो कांटेक्ट में होती है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन आपको इमेजिन करना होगा कि ब्लॉक ने दबाया होगा इसलिए F1 डाउनवर्ड दिखाए हो। तो इसका ठीक उल्टा रिएक्शन आप अपवर्ड दिखाओगे। फिर इसका वेट दिखाओगे सेंटर ऑफ मास पे, दैट इज 100 न्यूटन। फिर 10 kg का जो टॉप मोस्ट सरफेस है वो 6 kg के बॉटम के साथ कांटेक्ट में था, फिर यहाँ भी एक्शन रिएक्शन आएगा। तो ऑब्वियसली जो 6 kg है वो 10 kg को नीचे दबाएगा। प्रेसिंग फोर्स, इट्स अ काइंड ऑफ कांटेक्ट फोर्स गवर्न्ड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, इट शुड बी डाउनवर्ड, दबाएगा इसलिए डाउनवर्ड। अगर रिएक्शन हो गया तो 6 kg पे इसका रिएक्शन आएगा अपवर्ड। ये केवल कांटेक्ट सरफेस पे होता है। ये जो कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं ये सरफेस का सरफेस पर होता है, ये पूरी बॉडी का पूरी बॉडी पे कतई नहीं होता। सिर्फ कांटेक्ट सरफेस पर ये लोकल फोर्स होता है। 60 न्यूटन इसका वेट हो गया, आई मीन mg। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, वो सेंटर ऑफ मास पे अर्थ लगाएगी, दिखा दिया। फिर 6 kg ब्लॉक का 2 kg ब्लॉक के साथ यहाँ पे कांटेक्ट था तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स आएगा गवर्न्ड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो डाउनवर्ड क्यों दिखाया हूँ, क्योंकि 2 kg इसको दबाएगा डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड आएगा। और इसका रिएक्शन 2 kg पे किधर आएगा, अपवर्ड आएगा। एक्शन रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स। फिर 20 न्यूटन इसका वेट डाउनवर्ड अप्लाइड बाय अर्थ,
एट द सेंटर ऑफ मास। इसके ऊपर तो कुछ नहीं है, तो यहाँ कोई कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होगा, इस पे खाली दो फोर्स होंगे। अच्छा, तुम एक इनर्शियल फ्रेम हो, आई मीन तुम एक स्टेशनरी ग्राउंड ऑब्जर्वर हो। जब तुम ग्राउंड पर खड़े होकर रियलाइज करोगे तो सभी ब्लॉक तुमको स्टेशनरी नजर आएंगे, तो तुम क्या करोगे? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई करोगे, नेट फोर्स जीरो करोगे, यही ना? चलो एक क्वेश्चन बनाता हूँ। फॉर द टॉप मोस्ट 2 kg ब्लॉक सिग्मा एफ वाई जीरो। फिर साइन कन्वेंशन बना लो, अपर डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, तो इसको लिखोगे +F3 और ये होगा -20 इक्वल्स 0, +F3 -20 इक्वल्स 0, देन F3 इक्वल्स 20 न्यूटन। देखिए ये मैग्नीट्यूड है, ये F3 का मैग्नीट्यूड है। तुमसे कोई पूछे इसका डायरेक्शन बताओ, तो तुम उससे कहना कि तुम पहले बॉडी बताओ। इसमें बहुत कन्फ्यूजन है बहुत सारे बच्चों को। मैग्नीट्यूड तो डिराइव हो गया, कोई पूछेगा डायरेक्शन बताओ तो तुम पूछना कि तुम बॉडी बताओ। अगर वो बंदा तुमको बॉडी 2 kg ब्लॉक कहता है तो तुम जवाब देना F3 विल बी अपवर्ड। अगर वो कहता है 6 kg ब्लॉक पे F3 बताओ तो तुम जवाब देना F3 डाउनवर्ड। जब तक कोई बॉडी नहीं डिफाइन करेगा तुम इसका डायरेक्शन नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये दोनों बॉडी पे अलग अलग डायरेक्शन में लगता है। फिलहाल मैग्नीट्यूड पूछेगा तो 20 न्यूटन आएगा। सॉल्व हो गया। देन फॉर द मिडिल ब्लॉक 6 kg ब्लॉक सिग्मा एफ वाई जीरो। अब मिडिल ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेस हैं देखो, 3 फोर्सेस। सेम साइन कन्वेंशन लेके चलो, अपवर्ड को प्लस ले लो और डाउनवर्ड को माइनस ले लो, तो इक्वेशन बनेगा +F2 -F3 -60 इक्वल्स 0। देखो बनाया, +F2 -F3 -60 इक्वल टू 0। ट्रांसफर करो, F2 इक्वल्स F3 + 60। F3 पहले से सॉल्व कर चुके हो, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर डालो, 20 + 60 इक्वल्स 80। नाउ F2 इज डन। फॉर द बॉटम मोस्ट 10 kg ब्लॉक अगेन सिग्मा एफ वाई 0। बॉटम मोस्ट ब्लॉक देखो, ये 3 रियल फोर्सेस, सेम साइन कन्वेंशन, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। इक्वेशन कैसे बनाओगे? +F1 -F2 -100 इक्वल टू 0, +F1 -F2 -100 इक्वल टू 0। देन F1 इक्वल्स F2 + 100 and F2 is already done. How much? 80 Newton. Then put the value of F2 80 + 100 equals 180 Newton. Done. ये क्वेश्चन हो गया। F1 मैग्नीट्यूड 180, F2 magnitude 80 and F3 magnitude 20. These are magnitudes and directions have been shown, and direction will depend upon the body. F1 on 10 kg will be upward and F1 on the table will be downward. अगर तुमसे लास्ट में कोई पूछे कि व्हाट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द टेबल, क्वेश्चन होगा व्हाट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द टेबल। याद रखना ये कॉन्टैक्ट फोर्स है और ये कॉन्टैक्ट फोर्स 10 kg के बॉटम ने लगाया। 10 kg के बॉटम ने टेबल के टॉप पे कॉन्टैक्ट फोर्स F1 लगाया और वो कितना लगाया? इक्वल टू 180 न्यूटन। मैं कुछ खास बात बताना चाहता हूँ जो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। अगर कोई आपसे ये पूछे क्या F1 फोर्स तीनों ने मिलकर लगाया, गलत जवाब। ये F1 फोर्स तीनों ब्लॉक ने मिलकर कतई नहीं लगाया। ये F1 फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है और ये लोकल फोर्स है, और ये F1 फोर्स इस 10 kg का बॉटम ने इस टेबल के टॉप पे लगाया। ये F1 फोर्स तीनों ने मिलकर बिल्कुल नहीं लगाया। इस तरह से आप जवाब नहीं दे सकते हो। ये बात अलग है
कि ऊपर वेट ज़्यादा होगा तो F1 ज़्यादा आएगा, ठीक। लेकिन जवाब ऐसे नहीं दोगे कि इन तीनों ने मिल के लगाया, ये तीनों ने बिल्कुल मिल के नहीं लगाया। ये F1 फोर्स इसके इवन 10 kg पूरी इसकी बॉडी ने भी नहीं लगाया। ये जो 10 kg ब्लॉक है इसकी पूरी बॉडी ने भी F1 नहीं लगाया, सिर्फ इसके बॉटम सरफेस ने लगाया। ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। दरअसल आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे एमएससी लेवल पे, तो आपको बताया जाएगा कि कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, और ये लोकल फोर्स होता है। यहाँ जो बॉटम में इसके एटम्स होते हैं, इसके टॉप पे जो एटम्स होते हैं, इनमें एक्सचेंज होता है, इनमें फोटॉन्स का एक्सचेंज होता है, और जिसकी वजह से ये फोर्सेज डेवलप होती हैं। तो इसके बॉटम इसके टॉप के बीच में ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स दिस कॉन्टैक्ट फोर्सेस अराइज। तो इसकी पूरी बॉडी के वॉल्यूम ने भी नहीं लगाया, और ये तीनों ने मिलकर तो कतई नहीं लगाया, केवल 10 kg के बॉटम ने टेबल के टॉप पे लगाया F1। इट्स अ कॉन्टैक्ट फोर्स and its magnitude is finally what? 180 न्यूटन। मैं आपको फोर्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। फंडामेंटली जो फोर्सेस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं: न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आजकल किताबों में 4 तरह का आ गया है। न्यूक्लियर फोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है: वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो फोर्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि दो बॉडी के बीच में जो फोर्सेस होते हैं उसके लिए कुछ दोनों बॉडी के बीच में कुछ एक्सचेंज होना चाहिए, आई मीन आदान प्रदान होना चाहिए, तभी ये फोर्स डेवलप होती है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कॉन्सेप्ट है कि ग्रेविटॉन्स का एक्सचेंज होता है। जैसे ये 2 बॉडी है, एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है। अगर ये एक दूसरे पे ऐसे रखे हुए हैं तो इसके ग्रेविटॉन्स इसमें ट्रांसफ़र होते हैं, फ्लो करते हैं, और इस बॉडी के ग्रेविटॉन्स इसमें ट्रांसफ़र होते हैं। हर 2 बॉडी के पूरे वॉल्यूम से वॉल्यूम में ग्रेविटॉन्स का एक्सचेंज होता है। अब ग्रेविटॉन्स का एक्सचेंज हम फील क्यों नहीं कर पाते, हमें पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि ग्रेविटॉन्स मासलेस होते हैं और वो मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, न्यूट्रल होते हैं, इसलिए हमें फील नहीं होता। बट रिसर्च हो रहा है, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। ग्रेविटी फोर्स के बारे में भी बहुत कुछ पता नहीं चला है। तो ग्रेविटॉन्स का एक्सचेंज 2 बॉडी के बीच में होता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया कि सरफेस का सरफेस के साथ जब कांटेक्ट होता है, जैसे ये देखो, सरफेस का सरफेस के साथ ये जो कांटेक्ट होता है, तो कांटेक्ट फोर्सेज जो डेवलप होते हैं वो भी इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। उसका नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या एक्सचेंज होता है? इसके सरफेस से फोटॉन इसके सरफेस में आते हैं, और इसके सरफेस से फोटॉन इसके सरफेस में जाते हैं। तो फोटॉन्स के एक्सचेंज की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है, और वो होता है कांटेक्ट फोर्स। और पूरी बॉडी से पूरी बॉडी में ग्रेविटॉन्स का एक्सचेंज होता है, उससे लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इन सवाल ये है कि जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नहीं दिखाया? अब देखो उसका रीजन क्या है। जैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 6 kg बॉडी और ये 2 kg बॉडी, इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा गवर्न बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो हमने क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि 2 kg पर 6 kg का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना छोटा होगा कि ये जो अर्थ की वजह से लगने वाला, अर्थ बहुत बड़ी होती है, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, ये 20 न्यूटन में ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये अर्थ ने लगाया है, इसका मैग्नीट्यूड वेरी लार्ज है।
लेकिन जो 6 kg इस पे लगाएगा ग्रेविटी फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड इसके कंपेरिजन में नेग्लिजिबल होगा, इसलिए हम दिखाते नहीं, इग्नोर कर देते हैं। कुछ और बातें समझो। जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ते हो कि अगर कोई बॉडी किसी फ्लूइड में रखी है तो इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, उस पर अपर डायरेक्शन में एक बुआयंट फोर्स लगता है, बुआयंट फोर्स लगता है गवर्न्ड बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये 6 kg बॉडी एयर में रखी है, तो इसने क्या किया, एयर को डिस्प्लेस किया, तो इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर अपर डायरेक्शन में इस पर एक बुआयंट फोर्स होना चाहिए। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर जो बुआयंट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो एज कम्पेयर टू 60 न्यूटन, एज कम्पेयर टू F3, एज कम्पेयर टू F2, वो सब नेग्लिजिबल होगा, इसलिए उसको दिखाते नहीं। अच्छा, इसमें जहाँ पे ये लैब में एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा, इसके आसपास एयर भी होगी होगी एयर में मोशन होगा, तो एयर में मोशन होगा तो एयर का मोशन की वजह से इसके सरफेस पर एयर का कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा, बट वो भी हम नहीं दिखाते। वो इसलिए नहीं दिखाते, लगता है बट दिखाते नहीं, क्योंकि एयर का जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे होगा, अब लैब में एयर की वेलोसिटी बहुत कम होगी, फैन वैन चलेगा तो थोड़ी सी वेलोसिटी होगी, तो उसकी वजह से सरफेस पे जो फ्रिक्शन डेवलप होगा, उस फ्रिक्शन या ड्रैग फोर्स का मैग्नीट्यूड एज कम्पेयर टू F3, एज कम्पेयर टू 60 न्यूटन, एज कम्पेयर टू F2, वो नेग्लिजिबल होगा, इसलिए नहीं दिखाती। तो आपने क्या देखा, इस पे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ चीज़ें इग्नोर करें हैं। क्या क्या करें हैं? 6 kg बॉडी पर 2 kg का ग्रेविटेशनल फोर्स इग्नोर करें, 10 kg का ग्रेविटेशनल फोर्स इग्नोर करें, टेबल की वजह से लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स इग्नोर करें, किसी रूम में ये एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा, पूरे रूम, वहाँ पे कुछ ट्रीज होंगे, प्लांट्स होंगे, उन सब की वजह से इस पे लगने वाला अलग अलग डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, बट इग्नोर करे हैं क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड नेग्लिजिबल होता है। फिर क्या इग्नोर करें हैं? इस पे एयर की वजह से लगने वाला ड्रैग फोर्स, या रफ लैंग्वेज में फ्रिक्शन बोला जाता है, एयर का फ्रिक्शन इग्नोर करें हैं। एयर की वजह से इस पे अपर डायरेक्शन में लगने वाला बुआयंट फोर्स इग्नोर करें हैं। तो लगता तो है बट मैग्नीट्यूड इतना कम होता है कि उसको इग्नोर किया गया है। जो डोमिनेटिंग फोर्सेज हैं बस वही दिखाती हैं। लेकिन अगर ये सॉलिड बॉडी ना होती, एरोस्टेट होता, जैसे कोई बलून होता, बैलून या पैरासूट होता, तो उसके अंदर क्या होता है, कोई लाइट गैस होती है या एयर होता है, तो उसका जो टोटल वेट होता है नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि उसमें हवा भरी होती है, वॉल्यूम बड़ा होता है, वेट कम होता है। तो वैसे कंडीशन में जो एयर का बॉयंट फोर्स होता है बैलून पे लगने वाला, वो नेग्लिजिबल नहीं होता। तो बैलून वाले क्वेश्चन में या पैरासूट वाले क्वेश्चन में एयर की वजह से लगने वाला बॉयंट फोर्स दिखाएंगे, एयर की वजह से लगने वाला बॉयंट फोर्स दिखाएंगे, एयर की वजह से लगने वाला बैलून के सरफेस पर ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स भी दिखाएंगे। लेकिन ये सॉलिड बॉडी है, वॉल्यूम छोटा होता है, मास ज़्यादा होता है, वेट बहुत ज़्यादा होता है, वेट यानी कि अर्थ का फोर्स, तो इसके कंपेरिजन में एयर का जो इंटरेक्शन फोर्स है वो इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये कुछ खास बातें जो आपको समझना है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि न्यूक्लियर फोर्सेस में एक्सचेंज क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो दो प्रोटॉन के बीच में या दो न्यूट्रॉन के बीच में या एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच में पाई मेशान और म्यू मेशान का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज, पाई मेशान एंड म्यू मेशान। एक प्रोटॉन के बीच में मेशान्स आते जाते हैं, इसलिए वहाँ न्यूक्लियर फोर्स डेवलप होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अभी आपको समझाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में फोटॉन्स का एक्सचेंज होता है दो बॉडी के बीच में। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, ग्रेविटॉन्स का एक्सचेंज होता है दो बॉडी के बीच में। जैसे आप क्लासरूम में बैठे हो, 100 स्टूडेंट्स का एक क्लासरूम है, तो 100 स्टूडेंट्स एक ग्रेविटॉन्स के समुंदर में बैठे हैं।
हर बच्चे का ग्रेविटान दूसरे बच्चे के बॉडी में जाता है, दूसरे बच्चे का ग्रेविटान पहले बच्चे के बॉडी में आता है। हर किसी की बॉडी से ग्रेविटान्स फ्लो करते हैं, एक दूसरे में आते जाते हैं, लेकिन हमें पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि ग्रेविटान्स मासलेस होते हैं। कहते हैं कि वो न्यूट्रल होते हैं और मैटर से इंटरैक्ट नहीं करते हैं। जब मैटर से इंटरैक्ट नहीं करते तो ग्रेविटान्स का जो फ्लो है या प्रेजेंस हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, मगर ग्रेविटान्स का एक्सचेंज होता है। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रेविटान्स में खुशबू और बदबू नहीं होता। नहीं तो कोई लड़का जो 10 दिन से नहीं नहाया होगा उसका ग्रेविटान बदबूदार होगा, और जो रोज़ नहाता होगा, डिओड्रेंट लगाता होगा, उसका ग्रेविटान खुशबूदार होगा। तो जब ग्रेविटान फ्लो करेंगे तो हमको पता चल जाएगा ये किस लड़के की ओर से आ रहा है। लेकिन वो जो आता है फ्रैग्रेंस, खुशबू, बदबू जो आप महसूस करते हो, वो एयर के थ्रू महसूस करते हो, ग्रेविटान्स की वजह से नहीं करते हो। तो ग्रेविटान्स में खुशबू और बदबू नहीं होता है, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर इन्फेक्शन फैलना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने आपको इस तरह से बताया कि फोर्सेस डेवलप होने के लिए एक्सचेंज का होना ज़रूरी है। तो 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस मैंने आपको बताया। न्यूक्लियर फोर्सेस, दे राइज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पाई मेसान एंड म्यू मेसान। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, दे राइज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स। एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, दे राइज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ ग्रेविटॉन्स। इसको आप याद रखना, ये फंडामेंटल होता है इसका। तो फ्री बॉडी डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कुछ क्वेश्चन बताया। एक और क्वेश्चन देखो। इन द शोन फिगर, फॉर द स्टेडी इक्विलिब्रियम find theta and the tension in the light and inextensible string। ये मेरी अपनी बुक है, जो बुक मैंने पब्लिश करी है उसी के पेजेस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप देखोगे कि कलरफुल डायग्राम से समझना कितना इजी होता है, कन्विंसिंग होता है। ब्लैक एंड वाइट में वो बात नहीं आ पाती। इस डायग्राम में एक फिक्स वॉल दिखाई गई है, जिससे एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को मासलेस माना गया है। मैं थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन यूनिफॉर्म होता है, एट एवरी पॉइंट टेंशन यूनिफॉर्म होता है। और मासलेस स्ट्रिंग इस वॉल से कितना एंगल बना रही है? थीटा बना रही है। एंड सपोज इसमें यूनिफॉर्म टेंशन कितना है? टी है। और एक और मासलेस स्ट्रिंग है, उसे एक वेट को सस्पेंड किया है, लटकाया है। वेट जो डब्ल्यू लिखा है उसी को mg बोलते हैं, यही ग्रेविटी फोर्स होता है। इस ब्लॉक का वेट डब्ल्यू दिखाया है यहाँ पे। इस पॉइंट को एक मासलेस स्ट्रिंग से टाई किया हुआ है, बांधा हुआ है, और स्ट्रिंग को पुलिंग फोर्स पी लगा के खींचा गया है। खींच के पकड़ा हुआ है, इसमें मोशन नहीं है, खींच के पकड़ा हुआ है, ये पुलिंग फोर्स है। और यह सिस्टम स्टेशनरी है, रुका हुआ है। और मुझसे क्या क्या पूछा गया है? थीटा एंड टेंशन टी। थीटा एंड टेंशन इन द लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल का मीनिंग होता है स्ट्रिंग विच कैनॉट बी एक्सटेंडेड बाय अप्लाइंग टेंशन। टेंशन लगाकर जिसको खींचा ना जा सके, मतलब लेंथ बढ़ाया ना जा सके, वह है इनएक्सटेंसिबल। जनरली जो मेटेलिक वायर होते हैं उनको हम लोग इनएक्सटेंसिबल मान लेते हैं। रबर का वायर होगा तो इनएक्सटेंसिबल नहीं होगा। तो मैग्नेटिक्स के क्वेश्चन में ज़्यादातर जो स्ट्रिंग दिखाई जाती है वो मासलेस और इनएक्सटेंसिबल ही दिखाई जाती है। तो उसमें टेंशन को आप यूनिफॉर्म लोगे, लेंथ उसका कांस्टेंट लोगे, ऐसा जूम कर लोगे। चलो अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। मैंने ये जो जंक्शन है along with the block, जंक्शन ऑफ द स्ट्रिंग्स along with the block, इसको सिस्टम मान लिया है। देखो मैंने सिस्टम बाउंड्री दिखाई है, सोन बाई रेड कलर। अब सिस्टम बाउंड्री पे बाहर से लगने वाले जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं उनको दिखाया गया है। तो ये लाइट स्ट्रिंग है, उसका एक टुकड़ा बाउंड्री के बाहर है, एक टुकड़ा बाउंड्री के अंदर है।
दोनों टुकड़ों के बीच में यहाँ कांटेक्ट है, तो बाहर वाले टुकड़े ने पुलिंग फोर्स, जो पुलिंग फोर्स होता है वो टेंशन के बराबर होता है, तो जितना इसमें टेंशन डेवलप हुआ होगा वो प्रैक्टिकली पुलिंग फोर्स के बराबर ही होता है। तो बाहर के टुकड़े ने अंदर के टुकड़े पर आउटवर्ड डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स P लगाया। अब इस स्ट्रिंग को देखो, इस स्ट्रिंग का एक टुकड़ा बाउंड्री के अंदर है और एक टुकड़ा बाउंड्री के बाहर है। तो बाहर के टुकड़े ने अंदर के टुकड़े के इस पॉइंट पर टेंशन के बराबर पुलिंग फोर्स लगाया। और मैंने बोला ना कि जो टेंशन दिखाते हैं वो हमेशा टेंजेंशियल दिखाते हैं। किस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो स्ट्रिंग के पैरेलल आएगा। मैंने ये भी समझाया कि टेंशन हमेशा आउटवर्ड्स दिखाती है, सिस्टम पे आउटवर्ड्स। ये है सिस्टम तुम्हारा, देखो ये भी आउटवर्ड्स और ये भी आउटवर्ड्स, टेंजेंशियल एट दिस पॉइंट। अच्छा ये मासलेस है, ये मासलेस है, ये भी मासलेस है, मगर ये ब्लॉक मासलेस नहीं है, इसका वेट दिया हुआ है और वेट ही ग्रेविटी फोर्स होता है। वो अर्थ लगा रही है इसके सेंटर ऑफ मास पे, किधर लगा रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड, दिखा दिया। थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि इस ब्लॉक पर, इसके एनवायरनमेंट में बाकी जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका भी थोड़ा बहुत ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, बट वो इतने छोटे ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं कि उसको हम लोग जीरो मान लेते हैं। प्लस एयर भी मौजूद होगा इसके चारों तरफ, एयर का भी इंटरेक्शन फोर्स होगा, बट उसको भी हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो सिस्टम पे लगने वाले जो डोमिनेटिंग फोर्सेस हैं केवल वही दिखाया जाता है और रियल और एक्सटर्नल दिखाया जाता है। ये देखो ये एक्सटर्नल है। क्यों एक्सटर्नल है? क्योंकि जिसने इस फोर्स को लगाया वो इस बाउंड्री के बाहर है। ये एक्सटर्नल क्यों है? क्योंकि इस फोर्स को स्ट्रिंग के बाहर के टुकड़े वाले ने लगाया। स्ट्रिंग का बाहर वाला टुकड़ा अंदर वाले टुकड़े पर ये फोर्स लगाया, इसलिए ये भी एक्सटर्नल है। ये एक्सटर्नल क्यों है? क्योंकि ये वेट अर्थ ने लगाया और अर्थ भी इस बाउंड्री के बाहर है। तो रियल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस आपने इस पे दिखा लिए। एक्स वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन कर लो। ये क्वेश्चन में दिया हमेशा नहीं रहेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए खुद से एक्स वाई जेड डिफाइन किया जाता है। अभी मेरे सारे फोर्सेस को प्लेनर हैं सिंगल प्लेन में, तो इनके मैक्सिमम दो कंपोनेंट होंगे ऑर्थोगोनल, तो मैंने केवल 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करा एक्स वाई। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इसको मैंने एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया। अब इक्वेशन बनाने के लिए फोर्सेस का कंपोनेंट लेना होगा। ये टी इंक्लाइंड है, ये थीटा है, तो ज्योमेट्री में ऑब्वियसली ये भी थीटा होएगा। तो थीटा एंगल पे जो कंपोनेंट होता है उसको कॉस में लिखते हैं और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसको साइन में लिखते हैं। तो टी का ये हो गया वाई कंपोनेंट टी कॉस थीटा और ये हो गया एक्स कंपोनेंट टी साइन थीटा। जब कंपोनेंट दिखा देते हैं तो मेन वेक्टर को जीरो मान लेते हैं। अब इस वेक्टर का आइडेंटिटी खत्म, ये अकेला वही काम करता है जो ये दोनों मिलके करते हैं। तो जब कंपोनेंट दिखा लेते हैं तो इसको हम लोग जीरो मान लेते हैं। तब माइंड में रखो कि ये दो फोर्सेस हैं। अब ये ऑलरेडी एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी वाई के पैरेलल है, इसका भी कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। जो इंक्लाइंड होते हैं कंपोनेंट उनका लेते हैं। ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तुम यहाँ पे ऑब्जर्वर बन के खड़े हो जाओ, तुम देखोगे कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगाओगे। तो मैंने आपको बताया था, थ्योरी पढ़ाया था कि इक्विलिब्रियम में टोटल 6 इक्वेशन होते हैं, बट हर क्वेश्चन में 6 इक्वेशन बनाए नहीं जाते। आपके लेवल के क्वेश्चन कभी कभी 2 इक्वेशन में सॉल्व हो जाएंगे, कभी कभी 3 में सॉल्व होंगे, 6 की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो फर्स्ट इक्वेशन, सिग्मा एफ एक्स जीरो। कन्वेंशन ये होता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में प्लस साइन लेते हैं और नेगेटिव एक्स एक्सिस में माइनस साइन लेते हैं। तो ये देखो ये हो गया प्लस पी, ये हो गया माइनस टी साइन थीटा, बस इक्वल्स जीरो। एक्स एक्सिस के पैरेलल दो ही फोर्स दिख रहे हैं, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, इक्वल टू जीरो।
तो इसको ट्रांसफर करोगे तो क्या मिलेगा, टी साइन थीटा इक्वल्स पी, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सिग्मा एफ वाई 0, तब इसमें क्या होगा, पॉजिटिव आई डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसको प्लस लेना होगा, जो नेगेटिव आई में होगा उसको माइनस लेना होगा। तो हो गया प्लस टी कॉस थीटा, ये हो गया माइनस डब्ल्यू। सिर्फ दो ही फोर्स वाई एक्सिस पे दिख रहे होंगे, देखो इक्वेशन बन गया, प्लस टी कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू इक्वल्स 0, देन टी कॉस थीटा इक्वल्स डब्ल्यू। ये हो गया तुम्हारा सेकंड इक्वेशन और ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अलजेब्रा की थ्योरी पढ़ते हो कि टू अननोन को सॉल्व करने के लिए टू इक्वेशन चाहिए, और आपके टू ही अननोन है और टू इक्वेशन बना चुके हो, तब तीसरे के बारे में मत सोचो। सबसे पहले 1/2 करो, डिवाइड करो। जब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करोगे, टी टी कैंसिल होगा, साइन बाई कॉस क्या होगा, tan थीटा, यहाँ क्या मिलेगा, p बाई डब्ल्यू। tan इनवर्स ले लो, थीटा की वैल्यू आ गई, tan इनवर्स p बाई डब्ल्यू, ये तुम्हारा आंसर आ गया। t कैसे निकालोगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग द टू इक्वेशंस, इन दोनों को स्क्वायर करो और ऐड करो। आई मीन टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। देखो टी स्क्वायर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में इतना आएगा, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ बचेगा क्या, टी स्क्वायर। लो टी स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। पॉजिटिव रूट ले लो क्योंकि मुझे टी का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ टी इक्वल्स अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से मैंने आपको कुछ सिस्टम्स के एनालिसिस करे, कुछ फ्री बॉडी डायग्राम, कुछ फोर्सेस के बारे में बताने की कोशिश किया। अभी तो मेरे पास क्वेश्चन बहुत हैं, ऐसे थोड़े थोड़े आपको बताते रहेंगे, और आप इंटरेस्ट लेते रहोगे तो मैं आपको इस तरह से पढ़ाते रहूँगा। इंटरेस्ट शो नहीं करोगे तो फिर मैं पढ़ाना बंद भी कर सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपने कुछ समझा मुझसे, और मैं इस तरह से आपको कुछ ना कुछ बताते रहूँगा और आपको फ़ायदा होता रहेगा। एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।